यह कहानी उस समय की है जब इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि अपने नाम को अमर करने के लिए लड़ता था और एक छोटी सी गलती पूरे साम्राज्य को खत्म कर सकती थी। कहानी की शुरुआत होती है एक युद्ध भूमि से, जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। हवा में डर, तनाव और मौत की गंध फैली होती है। जमीन पर गिरे हुए सैनिकों की लाशें पड़ी होती हैं और जंगली जानवर उनके बीच घूम रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे युद्ध पहले ही बहुत कुछ छीन चुका है और अभी और लेने वाला है। लेकिन इस बार पूरा युद्ध शुरू करने से पहले दोनों पक्ष एक फैसला लेते हैं। हजारों सैनिकों को मरने देने से बेहतर है कि एक एक योद्धा के बीच लड़ाई हो और उसी से जीत हार तय हो। दुश्मन पक्ष से एक विशालकाय और बेहद खतरनाक योद्धा आगे आता है। उसकी ताकत देखकर ग्रीक सेना के सैनिकों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। हर कोई जानता है कि जो भी जाएगा शायद वापस नहीं आएगा। तभी भीड़ के बीच से एक नाम लिया जाता है, अखिलीस। अखिलीस एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कभी हारता नहीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका आत्मविश्वास होता है। वह बिना किसी जल्दी या घबराहट के आगे बढ़ता है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो जाता है। अखिलीस एक तेज और सटीक वार करता है और उसका दुश्मन जमीन पर गिर जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और फिर अचानक ग्रीक सेना खुशी से चिल्लाने लगती है। लेकिन इस जीत के बाद भी अखिलीस के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं होती। उसके लिए यह सिर्फ एक और लड़ाई थी। कहानी धीरे धीरे बदलती है और हमें ट्रॉय और स्पार्टा के बीच के रिश्तों के बारे में पता चलता है। ट्रॉय के राजकुमार पेरिस और उसका बड़ा भाई हेक्टर स्पार्टा जाते हैं। उनका मकसद होता है शांति बनाए रखना ताकि दोनों राज्यों के बीच युद्ध न हो। स्पार्टा में उनका स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया जाता है। सब कुछ शांत और सामान्य लगता है। लेकिन यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। पेरिस की मुलाकात होती है स्पार्टा की रानी हेलेन से। शुरुआत में यह बस एक सामान्य मुलाकात होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग ही जुड़ाव बनने लगता है। वे बार बार मिलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं और बिना समझे ही यह रिश्ता प्यार में बदल जाता है। लेकिन यह प्यार जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक भी होता है, क्योंकि हेलेन पहले से ही स्पार्टा के राजा मेनेलाउस की पत्नी होती है। हेक्टर इस बात को समझ जाता है और पेरिस को रोकने की कोशिश करता है। वह जानता है कि यह सिर्फ एक गलती नहीं होगी, यह एक युद्ध की शुरुआत बन सकती है। लेकिन पेरिस अपने दिल की सुनता है। जब ट्रॉय लौटने का समय आता है तो वह एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। वह हेलेन को अपने साथ ले जाता है। जब हेक्टर को यह पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर वह अपने भाई का साथ देता है और हेलेन को ट्रॉय ले आता है। जब मेनेलाउस को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी को उसके सामने से ले जाया गया है तो वह गुस्से से भर जाता है। उसके लिए यह सिर्फ प्यार नहीं बल्कि उसकी इज्जत का सवाल होता है। वह तुरंत अपने भाई अगामेम्नॉन के पास जाता है। अगामेम्नॉन एक ऐसा शासक होता है जो हमेशा और ज्यादा शक्ति चाहता है। वह पहले से ही ट्रॉय जैसे मजबूत राज्य पर कब्जा करना चाहता था और अब उसे एक सही बहाना मिल जाता है। वह इस घटना को युद्ध का कारण बनाता है और ग्रीस के सभी राज्यों को एकजुट कर देता है। हजारों सैनिक, सैकड़ों जहाज सब तैयार हो जाते हैं और इस युद्ध के लिए अखिलीस को भी बुलाया जाता है। पहले वह मना करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि यह युद्ध उसे हमेशा के लिए अमर बना सकता है तो वह मान जाता है। जब ग्रीक सेना हजारों जहाजों के साथ ट्रॉय के किनारे पहुंचती है तो यह साफ हो जाता है कि अब यह सिर्फ एक छोटा संघर्ष नहीं बल्कि एक लंबा और विनाशकारी युद्ध बनने वाला है। जैसे ही सेना किनारे उतरती है, सबसे पहले हमला करता है अखिलीस। उसके साथ उसकी छोटी लेकिन बेहद खतरनाक सेना होती है जिसे मिर्मिडॉन्स कहा जाता है। अखिलीस बिना किसी इंतजार के सीधे दुश्मन पर टूट पड़ता है। उसकी लड़ने की गति, उसकी ताकत, सब कुछ इतना तेज होता है कि ट्रॉय के सैनिक संभल ही नहीं पाते। कुछ ही समय में वह ट्रॉय के एक महत्वपूर्ण मंदिर पर कब्जा कर लेता है। यह जीत ग्रीक सेना के लिए बहुत बड़ी होती है, लेकिन यहीं से एक नई समस्या शुरू होती है। युद्ध के दौरान अखिलीस एक लड़की को बंदी बनाता है जिसे वह अपने साथ रखता है, लेकिन ग्रीक सेना का राजा एगामेम्नॉन उसे उससे छीन लेता है। यह सिर्फ एक लड़की की बात नहीं होती, यह अखिलीस के सम्मान की बात होती है। अखिलीस को लगता है कि उसके साथ अपमान हुआ है और उसके लिए सम्मान सबसे ऊपर होता है। इसी गुस्से में वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह युद्ध से खुद को अलग कर लेता है। अब ग्रीक सेना के पास सबसे बड़ा योद्धा नहीं होता और इसका असर धीरे धीरे दिखने लगता है। दूसरी तरफ ट्रॉय में हेक्टर पूरी जिम्मेदारी के साथ युद्ध को संभाल रहा होता है। हेक्टर सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान होता है जो अपने परिवार और अपने शहर के लिए जीता है। वह जानता है कि यह युद्ध सिर्फ जीत का नहीं बल्कि अपने लोगों की रक्षा का है। इसी दौरान स्पार्टा का राजा मेनेलाउस पेरिस को एक के बदले एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है। पेरिस इस चुनौती को स्वीकार करता है, लेकिन उसके अंदर डर साफ दिखाई देता है। लड़ाई शुरू होती है और कुछ ही समय में साफ हो जाता है कि पेरिस मेनेलाउस के सामने टिक नहीं पाएगा। वह कमजोर पड़ने लगता है, पीछे हटने लगता है और आखिरकार हारने के करीब पहुंच जाता है। तभी अचानक हेक्टर बीच में आ जाता है और बिना नियमों की परवाह किए मेनेलाउस को मार देता है। यह पल बहुत बड़ा होता है क्योंकि अब यह सिर्फ एक सम्मान की लड़ाई नहीं रहती बल्कि पूरी तरह से युद्ध बन जाती है। इसके बाद ग्रीक सेना गुस्से में पूरी ताकत से हमला करती है। युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हर तरफ तलवारें, चीखें और मौत का मंजर फैल जाता है। लेकिन इस पूरे समय में अखिलीस युद्ध से दूर रहता है। वह
अपने गुस्से और अहंकार में इतना डूब चुका होता है कि उसे अपने साथियों की हार भी नहीं दिखती। ग्रीक सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और ट्रॉय की सेना हेक्टर के नेतृत्व में उन्हें पीछे धकेलने लगती है। तभी कहानी में एक भावनात्मक मोड़ आता है। अकिलीस का सबसे करीबी दोस्त पैट्रोक्लस उससे बात करता है। वह देख रहा होता है कि ग्रीक सेना हार रही है और अगर कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो सकता है। वह अकिलीस से कहता है कि अगर वह खुद नहीं लड़ना चाहता तो उसे उसकी जगह जाने दे। शुरुआत में अकिलीस मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। वह पैट्रोक्लस को अपना कवच दे देता है ताकि दुश्मन उसे अकिलीस समझे और डर जाए। पैट्रोक्लस युद्ध में उतरता है और शुरुआत में वह काफी अच्छा लड़ता है। उसे देखकर ग्रीक सेना का हौसला फिर से बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे अकिलीस वापस आ गया हो। पैट्रोक्लस युद्ध में मारा जाता है। जब पैट्रोक्लस की मौत की खबर अकिलीस तक पहुंचती है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसका दर्द धीरे धीरे एक भयंकर गुस्से में बदल जाता है और अब उसके लिए यह युद्ध सिर्फ जीत या हार का नहीं बल्कि अपने सबसे करीबी दोस्त के बदले का बन जाता है। अकिलीस फिर से युद्ध में लौटता है लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं होता। अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा होता है। जब यह खबर ट्रॉय पहुंचती है तो हेक्टर समझ जाता है कि अब वह पल आ चुका है जिससे वह हमेशा बचना चाहता था। वह जानता है कि अब उसका सामना सीधे अकील्स से होगा और यह उसकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई होगी। हेक्टर के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वह छिप जाए और अपनी जान बचा ले या फिर अपने शहर और अपने परिवार के लिए खड़ा हो जाए। और हेक्टर वही करता है जो एक सच्चा योद्धा करता है। वह लड़ने का फैसला करता है। जब दोनों आमने सामने आते हैं तो यह सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं होती, यह दो सोचों की टक्कर होती है। एक तरफ बदले की आग में जलता अकिलीस और दूसरी तरफ अपने कर्तव्य के लिए खड़ा हेक्टर। शुरुआत में हेक्टर थोड़ा डरता है, वह पीछे हटता है लेकिन फिर खुद को संभालता है और पूरी ताकत से लड़ाई करता है। कुछ समय तक दोनों के बीच बराबरी की टक्कर चलती है लेकिन धीरे धीरे अकिलीस भारी पड़ने लगता है। आखिरकार अकिलीस एक सही मौका देखकर हेक्टर को मार देता है लेकिन यहाँ भी उसका गुस्सा खत्म नहीं होता। वह हेक्टर के शव का सम्मान नहीं करता बल्कि उसे अपने रथ के पीछे बांधकर घसीटता है। यह दृश्य पूरे ट्रॉय के लिए दर्द और अपमान से भरा होता है। रात के समय ट्रॉय के राजा प्रायम चुपके से अकिलीस के पास जाते हैं। वह एक राजा नहीं बल्कि एक पिता बनकर उसके सामने खड़े होते हैं और उससे अपने बेटे का शव वापस मांगते हैं। वह कहते हैं कि जैसे अकिलीस अपने पिता से प्यार करता है वैसे ही उन्होंने भी अपने बेटे से किया था। एक पिता का यह दर्द देखकर अकिलीस का दिल पिघल जाता है। पहली बार उसके अंदर का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह हेक्टर का शव लौटा देता है। यह पल कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बन जाता है जहां एक योद्धा के अंदर का इंसान दिखाई देता है। अब हेक्टर की मौत के बाद ट्रॉय कमजोर पड़ जाता है लेकिन उसकी दीवारें अभी भी मजबूत होती हैं। ग्रीक सेना कई कोशिशें करती है लेकिन वह शहर के अंदर नहीं घुस पाती। तभी ग्रीक सेना एक चाल चलती है, एक ऐसी चाल जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। वे एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वे युद्ध छोड़कर चले गए हों। ट्रॉय के लोग इसे अपनी जीत समझ लेते हैं। कुछ लोग शक करते हैं लेकिन खुशी और घमंड में वे उस घोड़े को शहर के अंदर ले आते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। रात होते ही उस घोड़े के अंदर छिपे सैनिक बाहर निकलते हैं। वे चुपके से शहर के दरवाजे खोल देते हैं और बाहर छिपी पूरी ग्रीक सेना अंदर आ जाती है। अचानक पूरा ट्रॉय आग, चीखों और हमलों से भर जाता है। हर तरफ तबाही मच जाती है। इसी बीच पेरिस का सामना अकिलीस से होता है। पेरिस दूर से उस पर तीर चलाता है और वह तीर जाकर अकिलीस की एड़ी में लगता है। यही उसकी एकमात्र कमजोरी होती है और उसी के कारण अकिलीस गिर जाता है। धीरे धीरे ट्रॉय का अंत हो जाता है। राजा प्रायम मारे जाते हैं, शहर जलकर राख हो जाता है और ग्रीक सेना इस युद्ध को जीत लेती है। लेकिन यह जीत भी अधूरी होती है क्योंकि इस युद्ध में दोनों तरफ से बहुत कुछ खोया जाता है। एक प्यार से शुरू हुई कहानी अहंकार और बदले में बदल गई और आखिर में एक पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। यही थी ट्रॉय की असली कहानी।